वेलकम बैक फ्रेंड्स, मैं नीलेश मालिक सर आप सभी का मेरे इस चैनल्स में यूट्यूब चैनल्स में सभी का स्वागत करता हूं। सो फ्रेंड्स, इन द प्रीवियस लेक्चर्स वी वर स्टार्ट्स आवर लास्ट टॉपिक टेक्नोलॉजिकल मेजर्स एंड वी वर सीन देयर सम इंट्रोडक्शन ऑफ टेक्नोलॉजिकल मेजर्स। नाउ टुडे वी विल डिस्कस आवर नेक्स्ट टॉपिक इम्प्रूव्ड सीड्स। इम्प्रूव्ड सीड जो है वो इम्प्रूव्ड सीड्स के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं कि वो किस तरह से यहाँ पर जो भी एग्रीकल्चर सेक्टर है वो एग्रीकल्चर सेक्टर्स में सुधार कर सकते हैं। इम्प्रूव्ड सीड्स का मतलब उन्नत किस्म के जो बीज है, ठीक है, खेती के लिए वो बीज किस तरह से यूज़फुल हो सकते हैं। इम्प्रूव्ड सीड्स हाइब्रिड सीड्स आर डेवलप्ड बाय साइंटिफिक इन्वेंशंस। कई तरह से वैज्ञानिक संशोधनों के द्वारा, साइंटिफिक इन्वेंशंस के द्वारा अगर आप देखोगे तो जो इम्प्रूव्ड सीड्स है, मतलब जो उन्नत किस्म के जो हाइब्रिड्स है, वो हाइब्रिड्स को इन्वेंट किया गया। दिस साइंटिफिकली डेवलप्ड सीड्स गिव्स मोर प्रोडक्शंस, हेल्प्स इन प्रोड्यूसिंग क्रॉप्स। तो जब भी आप कुछ क्रॉप जो है उस क्रॉप्स को प्रोड्यूसिंग करते हैं तो वो प्रोड्यूसिंग करते समय ये जो सीड्स है, ये जो उन्नत किस्म के जो बीज है, ये बहुत ही यूजफुल हो सकते हैं। स्पीडली एंड प्रोटेक्ट क्रॉप्स अगेंस्ट डिसीज। और साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो इस तरह के जो सीड्स है, उन सीड्स के सामने जो फसल है वो फसल काफ़ी स्पीड से तैयार होती है, काफ़ी अच्छी तेज़ गति से तैयार होती है। और जो भी बीमारियां होती है आपके क्रॉप्स को, मतलब कि जो भी फसल होती है हमारी, उस फसल को जो भी क्रॉप्स होती है, वो क्रॉप्स को जो भी बीमारियां होती हैं, उन सभी को बीमारी से ये सीड्स रिमूव करते हैं, दूर करते हैं। इंडिया हैज़ अचीव्ड अ नोटेबल राइज इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ दिस टाइप्स ऑफ सीड्स। तो भारत जो है, भारत ने यहाँ पर अनाज के सेक्टर्स में, फूड ग्रेन्स के सेक्टर्स में अगर आप देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन जो है वो प्रोडक्शन किया हुआ है विद द हेल्प ऑफ दिस टाइप्स ऑफ सीड्स। और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो है वो रिस्पॉन्सिबल इस टाइप्स का जो सीड्स है, जो भी उन्नत किस्म के जो बीज है, वो बीज है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। देयरफॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी राइज इन फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन इज नाउन एज द प्लेस ऑफ एग्रीकल्चर रिवेल्यूशंस एज सीड रिवेल्यूशंस। तो फ्रेंड्स, यहाँ क्या कहा गया है, देयरफॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी राइज इन फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन। जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जो अनाज के क्षेत्र में जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंक्रीजिंग हुई है, मतलब जो असाधारण बढ़ोतरी हुई है, नाउन एज द प्लेस ऑफ एग्रीकल्चर रिवेल्यूशन। तो उस एग्रीकल्चर रिवेल्यूशन की जगह पर क्या नाम से जाना गया है, सीड रिवेल्यूशंस। मतलब कृषि क्रांति की जगह पर बीज क्रांति। सीड्स मतलब क्या होता है, बीज जो है वो बीज क्रांति के नाम से उसे जाना गया है। नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च कमेटी, हमारे देश की नेशनल एग्रीकल्चर जो रिसर्च कमेटी है वो नेशनल सीड कॉरपोरेशन, मतलब राष्ट्रीय जो बीज कॉरपोरेशन है वो है। एंड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़, जो भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ है वो गिव प्रायोरिटी टू सीड डेवलपमेंट टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इन रियलिटी। तो राष्ट्रीय कृषि संशोधन समिति हो गई, नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन हो गया, नेशनल यूनिवर्सिटी हो गई, इन सभी ने हमेशा जो भी ऐसे सीड्स हैं उन सीड्स के डेवलपमेंट के लिए, उनका इन्वेंशंस के लिए और उनमें जो भी नया प्रोडक्शन हो सके, इसके लिए हमेशा इन्होंने कॉरपोरेट जो है वो कोऑपरेटिव किया है, जिसके कारण ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन आ सके और अच्छी तरह से जो भी प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ सके। सो फ्रेंड्स, इसी में अगला टॉपिक है हमारा अभी यूज़ ऑफ केमिकल बेस्ड फर्टिलाइजर्स। जो केमिकल बेस्ड फर्टिलाइज़र जो होता है, जो रासायनिक खाद्य जो है, उसका जो यूज़ है, उसका जो उपयोग है, वो उपयोग किस तरह से है। सो यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र इंक्रीज विद द यूज़ ऑफ इम्प्रूव्ड सीड्स इन इंडिया। इंडिया के अंदर अगर आप देखोगे तो जो इम्प्रूव्ड सीड्स है, वो इम्प्रूव्ड सीड्स के साथ साथ अगर देखोगे तो इंडिया के अंदर जो केमिकल फर्टिलाइज़र है, वो केमिकल फर्टिलाइज़र का भी काफ़ी जो प्रमाण है वो बढ़ रहा है। केमिकल बेस्ड फर्टिलाइज़र गिव्स इनफ न्यूट्रिशन टू प्लांट एंड हेल्प्स इट टू ग्रो रैपिडली। तो केमिकल बेस्ड फर्टिलाइज़र जो प्लांट है, वो प्लांट के द्वारा अगर आप देखोगे तो जो न्यूट्रिशन है, मतलब कि जो पोषण है, वो पोषण भी काफ़ी अच्छा मिलता है, न्यूट्रिशन का भी अच्छा मिलता है। एंड हेल्प्स इट टू ग्रो रैपिडली। और साथ ही साथ अगर देखोगे तो उसका जो ग्रो होता है, उसकी जो उत्पादकता है, वो उत्पादकता के लिए भी वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देयरफॉर दिस फर्टिलाइज़र आर वेरी बेनिफिशियल टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। सो इसलिए बहुत ही बेनिफिशियल है
कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए फर्टिलाइज़र जो है वो फर्टिलाइज़र का यूज़ होना ही चाहिए। नाइट्रोजन, फॉस्फेट, पोटाश एंड अदर केमिकल यूज एज पर क्रॉप्स। तो उसमें देखोगे तो नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रोजन के साथ साथ अगर आप देखोगे तो उसके बाद फॉस्फेट के बाद अगर देखोगे तो पोटैश, जिसे हम पोटेशियम परमानेंट भी कहते हैं, एंड अदर केमिकल यूज एज पर द क्रॉप। तो जिस तरह से क्रॉप्स होता है, जिस तरह की फसल होती है, उस फसल के बेस पर इस तरह के जो भी केमिकल्स है वो यूज़ किए जाते हैं। केमिकल बेस्ड फर्टिलाइजर्स प्रोडक्ट्स बाय पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज आल्सो यूज इन इंडिया। तो केमिकल बेस्ड फर्टिलाइज़र जो है, जिसमें सबसे ज़्यादा रासायनिक खाद का उपयोग होता है, इस तरह की जो भी प्रोड्यूस करने वाली जो भी एंटरप्राइज है, उसमें पब्लिक सेक्टर के जो एंटरप्राइज है, मतलब सार्वजनिक क्षेत्र की जो एंटरप्राइज है, वो एंटरप्राइज पे काफ़ी यूज़ कर रही है मैन्युफैक्चरिंग के लिए। इवन फर्टिलाइज़र आर इम्पोर्टेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एट लोअर रेट्स, सब्सिडीज रेट्स। और साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो ये जो केमिकल फर्टिलाइज़र है, ये केमिकल फर्टिलाइज़र दोस्तों फॉरेन कंट्रीज में से हमारे देश में इंपोर्ट भी किया जाता है, और साथ ही साथ इसे हमारे देश में लो रेट के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट भी इसे किया जाता है, ताकि लोगों एग्रीकल्चर सेक्टर की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। नाउ नेक्स्ट है इंक्रीज इन इरीगेशन फैसिलिटीज़। अब जो इरीगेशन फैसिलिटीज़ है, मतलब कि जो सिंचाई की सुविधा है, वो सिंचाई की सुविधा किस तरह से बढ़ाई जाए कि उसमें प्रोडक्टिविटी हमारी बढ़ सके। इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर डिपेंड ऑन स्काई इन मेजॉरिटी केस बट रेन इज़ क्वाइट अनसर्टन। इंडियन एग्रीकल्चर जो है वो डिपेंड्स है ऑन स्काई, मतलब आकाश के ऊपर, फॉर रेन पर्पस। आकाश के ऊपर मतलब कैसे कि मतलब स्काई में से रेन होगी, बारिश होगी तो ही क्रॉप्स आएगी, इस तरह से। सो इन मेजॉरिटी केस बट रेन इज़ क्वाइट अनसर्टन। लेकिन इंडिया का जो रेन है, जो बारिश है, वो कैसी है, अनसर्टन। सो इट डायरेक्टली अफेक्ट्स एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। तो ये डायरेक्टली इफेक्ट किसे करते हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को और प्रोडक्टिविटी को, मतलब कि जो कृषि क्षेत्र की उत्पादकता है उसे और उसकी उत्पादन क्षमता को। क्योंकि अगर अच्छे से रेन आए तो प्रोडक्शन बढ़ सकता है, प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हो सकती है। इंडिया हैज़ वन ऑफ द बिग इशू ऑफ एग्रीकल्चर विच इज़ इन एडुकेट फैसिलिटी ऑफ इरीगेशन। तो इंडिया के पास जो बड़ा इशू है, वो बड़ा इशू यहाँ पर ये है कि एक बिग इशू बन जाता है कि इरीगेशन जो है वो इरीगेशन यहाँ पर क्यों नहीं हो पाता। अनिश्चितता जो है, अनियमित जो है, वो रेन अगर है तो इरीगेशन हम कैसे बढ़ा सकते हैं। सो एग्रीकल्चर हैज़ टू कम आउट फ्रॉम अनसर्टेनिटी फॉर रेन एंड टू प्रोवाइड सर्टेनिटी इन इरीगेशन फैसिलिटी। देन डिफरेंट मोटिव ऑफ स्मॉल स्केल एंड medium of scale irrigation project should be developed and the tasks should be prioritized। तो इसके लिए क्या बताया गया है कि जो इरिगेशन है वो इरिगेशन बढ़ाने के लिए यहाँ पर बहुत सारी जो योजना है, जो प्लान है, वो प्लान तैयार किए गए। उसमें सबसे पहला है कि स्मॉल स्केल एंड मीडियम स्केल इरिगेशन प्रोजेक्ट शुड बी डेवलपेड। छोटे पैमाने के जो प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट को डेवलप करना चाहिए, और जो मीडियम स्केल के जो प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट को भी बनाना चाहिए, मतलब कहीं पर छोटा इरिगेशन और कहीं पर बड़ा इरिगेशन। दिस स्टार शुड बी प्रायोरिटीज़। तो इस तरह के जो कामकाज है उन कामकाज को प्रायोरिटी जो है वो दोस्तों प्रायोरिटी देनी चाहिए। टू एक्सपेंड द सर्विस ऑफ इरिगेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफ इरिगेशन सेक्टर्स। तो अगर यहाँ पर इरिगेशन जो है वो इरिगेशन अगर बढ़ानी है तो सबसे पहले डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो डेवलपमेंट प्रोग्राम बढ़ाने चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड इसके लिए देना चाहिए, मतलब जो ढांचा की सुविधाएं वो मिल सके, इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए, जिसे कहा गया है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड सेटअप बाय इंडिया। तो इसीलिए भारत सरकार जो है वो भारत सरकार ने किसकी व्यवस्था की है, सिंचाई क्षेत्र विकास योजना और आंतरिक ढांचागत विकास। In addition to that, incomplete irrigation project and to develop other facilities NABARD being assigned। और साथ ही साथ ये भी बताया गया है, in addition to that, incomplete irrigation project, जो प्रोजेक्ट ऐसे है कि जो इनकम्प्लीट इरिगेशन है
दैट टू डेवलप अदर फैसिलिटीज़ नाबार्ड इज बीइंग असाइन। तो जो प्रोग्राम पूरे नहीं हो सकते उन्हें नाबार्ड जो है वो नाबार्ड पूरी कर सकती है। तो देखो बताया गया है कि स्मॉल स्केल प्रोजेक्ट डेवलप करने चाहिए, मीडियम स्केल के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट करने चाहिए, भारत में इरिगेशन का एक्सपेंशन बढ़े इसके लिए डेवलप करके उसको प्लानिंग करनी चाहिए, और भारत में इस सुविधाओं का व्याप बढ़े, एक्सपेंड बढ़े, इसके लिए सिंचाई क्षेत्र का विकास योजना जो है वो शुरू किया गया है। डेवलपमेंट जो है वो डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफ इरिगेशन सेक्टर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड जो आंतरिक ढांचा विकास फंड है उसकी भी रचना करनी चाहिए। और इसी के साथ साथ एंड टू डेवलप अदर फैसिलिटीज़ नाबार्ड बीइंग असाइन, और जो काम बाकी है इसके अलावा नाबार्ड को भी अधूरी सिंचाई की योजना जल्द ही पूरी करने के लिए और सुविधा विकसित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। सो दोस्तों आज हमने 3 टॉपिक देखे, इम्प्रूव्ड सीड्स, यूज़ ऑफ केमिकल बेस्ड फर्टिलाइजर्स एंड इंक्रीज इन इरिगेशन फैसिलिटीज़। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसके आगे के जो टॉपिक्स है यूज़ ऑफ मशीन्स, वो टॉपिक जो है वो टॉपिक हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद।